नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। आज आदमपुर में परीक्षा हुई थी। नारे लग रहे थे, सभी की तरफ से नारे लग रहे थे, हर उम्मीदवार की तरफ से नारे लग रहे थे कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। जनता की तरफ से कई बार यह आवाजें आ रही थी कि बड़ा गजब किया जो तेरे वादों पर यकीन किया। एक बार फिर से वादे किए जा रहे थे, यकीन दिलाने की कोशिश हो रही थी और कुछ इस तरह से भी, इस अंदाज में भी कहा जा रहा था कि अभी तो साथ चलना है समंदर की मुसाफत में, समंदर के साथ, समंदर के सफर में, किनारे पर यह देखेंगे किनारा कौन करता है। अब किसने लंबे वक्त तक साथ निभाया उन उम्मीदवारों का जिनसे वादे किए गए थे, और किसने मझधार में या किनारे पर छोड़ दिया, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक और बात कही जा रही थी कि यह किसने कह दिया तुमसे कि बाजी हार बैठे हम। किसी ने, शायर ने तो लिखा है मोहब्बत में लुटाने को अभी जान बाकी है, लेकिन उम्मीदवार ये कह सकते हैं कि किसने कह दिया तुमसे कि बाजी हार बैठे हम, चुनाव में लुटाने को अभी तो जान बाकी है। तन मन धन सब कुछ लगाया जाता है, एक एक वोट की बड़ी महत्वपूर्ण कीमत होती है। वैसे तो वोट को अनमोल कहा जाता है, वोट को अनमोल कहा जाता है जिसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन इस वोट के लिए बहुत सारे वादे किए जाते हैं, दिल तक बात पहुंचाने की भरकस कोशिश की जाती है। बहुत सारी बातें हुई थी, उन बातों के साथ किसकी बातों पर यकीन किया गया, इस पर चर्चा करेंगे और आज की इस डिबेट में आपको बहुत सारी बातों से रूबरू कराएंगे। आदमपुर का रण चल रहा था, आज परीक्षा का दिन था, परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट आने वाला है, 6 तारीख को आएगा। लेकिन इस वक्त परीक्षा को किस तरह से पेपर सॉल्व किया गया जनता की तरफ से, कितना परसेंटेज, ये एक बड़ी खबर है। इससे आपको रूबरू करा दें कि आदमपुर में उपचुनाव के लिए मतदान हुआ, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। 75%, 75.25% मतदान हुआ है। बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ लोगों ने मतदान किया, उत्साह दिखाई दिया युवाओं में, दिव्यांगों में, बुजुर्गों में, महिलाओं में। 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। कुल 180 पोलिंग बूथ पर यह वोटिंग हुई थी। 75% मतदान। टोटल जो मतदाता थे आदमपुर में तकरीबन 1,71,000 के करीब मतदाता थे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रतिक्रिया, विकास बिश्नोई हमारे संवाददाता आदमपुर से। विकास, 75% मतदान, रिकॉर्ड तो टूटे हैं, क्या संदेश है इस मतदान का? विकास कि 75% तक तो पहुंचेगा। हमने दिन में खबरें अभी तक पर बताया भी था कि जो चीजें अभी चल रही है, जिस तरह से पोलिंग चल रही है, शाम होते होते जब पोलिंग खत्म होगी तो 75% कम से कम मतदान होगा। और वही चीजें देखिए अब स्पष्ट हो गई है। बहुत अच्छी खबर है। और सबसे बड़ी बात नासिर यह कि शांतिपूर्ण तरीके से तमाम इतने बूथ थे, सब पर शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान हुआ है। अब इसको दो तरीके से देख सकते हैं, जैसा हम दिन में जिक्र कर रहे थे कि जब ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जब ज्यादा होती है, बढ़ती है, तो वो अच्छे संकेत नहीं होते हैं रूलिंग पार्टी के लिए। और अगर इसको बूथ के हिसाब से मैं अगर इसका आंकलन करूं नासिर, तो इसमें जो कुलदीप बिश्नोई समर्थित गांव है, यानी कि जहां उनका होल्ड है, जहां पर उनकी कम्युनिटी के लोग हैं, वहां पर 92-95% तक वोटिंग हुई है। देखिए कितनी बड़ी बात है। 95%, यानी कि अगर वहां 800 वोट है तो आप देखिए कितने वोट वहां कम रहे होंगे, और इतने लोग तो बाहर रहते हैं। दूसरी तरफ अगर जयप्रकाश का होल्ड जहां पर, क्योंकि आंकलन इतने दिन से हम घूम रहे हैं तो पता चल जाता है कि कहाँ किसका कितना होल्ड है, तो उन गांवों में वोटिंग प्रतिशत 60 से लेकर ज्यादा से ज्यादा 70, 71 या 72 तक पहुंची है। तो कहां 90-92 का आंकड़ा, कहां 70, 71 का आंकड़ा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बात को पकड़ा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बालसमंद में ये बोलकर गए थे कि आपका वोटिंग प्रतिशत कम रह जाता है, जिसकी वजह से ये फासला बढ़ जाता है, आप अपना ज्यादा से ज्यादा वोट डालिएगा ताकि जयप्रकाश चुनाव जीत सके। लेकिन 6 तारीख को तस्वीरें साफ होगी कि ये जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है,
इसका किसको फायदा होता है, किसको नुकसान ठीक है। होता है? नासिर, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विकास। और आदमपुर के रण में जीतने का सभी दावा कर रहे हैं, सभी आश्वस्त हैं। गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता आदमपुर में मौजूद थे, उन्होंने बिश्नोई परिवार से बातचीत की, क्या कुछ उनका कहना था वो भी एक बार सुन लेते हैं। आदमपुर उपचुनाव की गहमागहमी अब दूर हो चुकी है और अब वोटिंग जो है पूरी तरह से हो चुकी है। इस समय मेरे साथ रेणुका बिश्नोई मौजूद है, उनसे जानते हैं मैडम किस तरह का मतदान आज देखा। देखिए, आज बहुत जोर और जोश के साथ आज मतदान हुआ है। यूजुअली बाई इलेक्शन में थोड़ा हमेशा मतदान कम रहता है, लेकिन आदमपुर हल्के में इस बार सही आंकड़े तो अभी आने बाकी है, लेकिन बहुत ही जोशीला मतदान इस बार हुआ है। और मैं तो यही कहूँगी कि एक शानदार जीत आदमपुर हल्का दर्ज करने जा रहे हैं। 2019 की अपेक्षा इस बार का अगर हम वोटिंग प्रतिशत कहें तो बहुत ही ज्यादा है, क्या लगता है? वोटिंग परसेंटेज भी ज़्यादा है और जीत का मार्जिन भी उतना ही ज़्यादा होगा। मैं तो आभारी हूँ सभी आदमपुर वासियों का और एंटायर भाजपा की जो टीम है, उन्हें इतने शानदार तरीके से ये चुनाव हम सब ने लड़ा भी और शानदार तरीके से जीते। जो बाहरी उम्मीदवार का तबका लगाया जा रहा था, बार बार इस बात को उठाया जा रहा था, अब उनको जवाब मिल जाए? भारी कहाँ से होगा? स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी का पोता है, कुलदीप जी का बेटे, भारी कहाँ से होगा? ये भव्य की कर्म भूमि है, जन्म भूमि आदमपुर, भारी कहाँ से हो गया? भारी तो जयप्रकाश है, कलाय से आया 13 साल के बाद। इनेलो के प्रत्याशी हैं, वो भी चुनावी मैदान में थे। जब वो मतदान केंद्र पर आए हुए थे तो हमने भी उनसे पूछा, तो वो ये कह रहे थे कि ईडी और सीबीआई के डर से जो है वो बीजेपी में गए हैं और अब उन्हें टिकट दे दिया है। आदमपुर के विकास के लिए कौन सोचे? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमारा मुख्य मकसद आदमपुर का विकास था। हमारी भाजपा में जब शामिल हुए कोई कंडीशन नहीं थी, जैसे एक ही कंडीशन थी कि आदमपुर का जो भी विकास कार्य मुख्यमंत्री जी तक हम लेके जाएं तो उनको अवश्य वो कराए। और मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण रूप से हमें आशीर्वाद दिया, आदमपुर हल्के को आशीर्वाद दिया। हमारे साथ कुलदीप बिश्नोई है, खत्म हो गया है मतदान, अब कैसा देखते हैं? बहुत बढ़िया इलेक्शन है। जैसे मैं शुरू से कह रहा हूँ, मुझसे फालतू वोट से भव्य जीतेंगे, आज भी वही कह रहा हूँ। बहुत बढ़िया और बहुत बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। सर, जयप्रकाश से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा 20,000 वोटों से मैं जीत। आप शर्त मारो ना उससे, अभी भाग जाएगा वो। काउंटिंग के दिन 10:30 बजे जयप्रकाश काउंटिंग हॉल छोड़ के भाग जाएगा, मैं से लिखवा लो अभी। अच्छा सर, पहली बार विधानसभा में पहुंचेंगे भव्य बिश्नोई, हालांकि रेणुका जी भी पहुंच चुकी है, आप भी कई बार पहुंच चुके, तो कैसे बेटे को आप आने वाले समय में जब भी विधानसभा का समय होगा किस तरह से? देखिए, मैं अपने आप को देखता हूँ उसमें, क्योंकि इसी उम्र में इसी तरह उपचुनाव जीत के मुझे पिताजी विधानसभा में लेके गए थे, वैसे मैं इसको लेके जाऊंगा। इनेलो के उम्मीदवार कोडाराम और कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश ने क्या कुछ कहा आदमपुर के उपचुनाव में, अपने मुद्दों को लेकर, अपनी जीत को लेकर, वो भी सुनते हैं। देखिए, जब भी दलित और पिछड़ा कांग्रेस पार्टी की कमर के पीछे के खड़ा हो जाता है और किसान का मेरा वर्ग संकेत हो जाता है, तो जीत को रोक नहीं सकता। क्योंकि जहाँ खड़े थे इस मंडी में तो मेरा वर्ग के लोग हैं। मैंने देखा है कि दुकानदार भाइयों की क्या दुर्दशा हुई है। यहाँ की लोगों की दुकानों में पानी बढ़ गया। यहाँ को व्यापारी नहीं छोड़ा इन्होंने, यहाँ तो सब लोगों की यह हालत होगी कि अपनी आजीविका कमाने के लिए भी लाले पड़वा दिए। 5 महीने तक किसी भी दुकानदार भाई के घर में या काफी जिस कॉलोनी में स्कूल है, इस कॉलोनी में खाना नहीं बना था, सीवरेज का पानी आता, तो क्यों लोग वोट देंगे? जब रिजल्ट आएगा तब कुलदीप बिश्नोई और जयप्रकाश को पता चल जाएगा कि आदमपुर हल्के की जनता खुद चुनाव लड़ रही है। ये दोनों तो बाहरी प्रत्याशी हैं, एक अपना काला धन बचाने के लिए विदेशों में व्यापार करता है और इनकम टैक्स के छापे और सीबीआई ईडी के डर से वो ऐसी पार्टियों में जाता है जो किसान विरोधी है। तो आप जीत रहे हैं? जयप्रकाश है, जयप्रकाश हमेशा दल बदलू है, हर समय दल बदला। उसने ताऊ देवीलाल जी को धोखा दिया, चोई बंसीलाल को धोखा दिया। और भव्य बिश्नोई क्या कुछ कहते हैं वो भी सुनते हैं। 6 तारीख को ऐतिहासिक जीत के साथ आदमपुर निकलेगा। जीत आदमपुर की होगी, मैं तो सिर्फ चेहरा हूँ। चुनाव आदमपुर लड़ता है, जीत आदमपुर की होगी। मैंने एक संकल्प पत्र जारी किया था। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर मूलभूत सुविधाओं तक एक समस्या जो हमारे हल्के की है उसका समाधान करने का मैं काम करूंगा। जैसे मैंने कहा कि आदमपुर की जीत होगी और बहुत बढ़िया ढंग से
6 तारीख को आपको इनसे देखने को मिलेगा। और अपनी जीत का दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है। सत्येंद्र सिंह भी कह रहे हैं कि वो इस बार यहां से जीतकर आम आदमी पार्टी के सुशासन की शुरुआत करेंगे। डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से सत्यव्रत शास्त्री साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेजेपी से विवेक चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उदयवीर राणा जी हमारे साथ इनेलो से जुड़ चुके हैं और विजयेंद्र धनखड़ जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से हमारे साथ केवल ढींगरा साहब जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सत्यव्रत शास्त्री जी, भव्य बिश्नोई कह रहे हैं कि विकास कराऊंगा, यह प्राथमिकता रहेगी, यानी जीत से पहले ही ऐसा लगता है कि घोषित उन्होंने अपने आप को विधायक कर दिया है, रिजल्ट अनाउंस होने से पहले ही। ये तो आज से जिस दिन ये चुनाव डिक्लेयर हुआ उस दिन से ये बात तय हो गई थी कि चुनाव भाजपा का है और उसके उम्मीदवार जो भी होंगे वो होंगे, लेकिन सौभाग्य से और योजना से भव्य बिश्नोई का भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया और निश्चित रूप से वो विजय की ओर अग्रसर हैं और जीत भाजपा की होनी है, इसमें कोई शक नहीं है। लड़ाई जो है जीत की नहीं है। मैं आज फिर अंतिम बार दोहराता हूं कि हमारे लिए चुनौती भाजपा के और कुलदीप बिश्नोई के मिले 2019 के वोट को पार करने की चुनौती। अच्छा, हार और जीत के लिए हमारा चुनाव नहीं है, चुनाव हम दोनों पार्टियों का इकट्ठा करने का है। और दूसरा, हम ये मानते हैं कि लड़ाई इनेलो और कांग्रेस के बीच रहेगी दूसरे नंबर के लिए कि आने वाले समय में चौधर हरियाणा की किस तरफ जाए और उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत इनेलो के प्रत्याशी ने भी की है, कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी की है। कांग्रेस का प्रत्याशी इसलिए कमजोर माना गया क्योंकि उसने पहले भी चुनाव लड़े और वापस मुड़कर कभी नहीं देखा। बहुत लोगों की तो शिकायत यहां तक भी है कि उस समय के चुनाव के खर्चे के अधूरे जो पेमेंट्स थी वही नहीं हुई। अब काफी सालों बाद वापस मुड़कर आए हैं तो उस नैया को पार पाना उनके लिए बड़ा कठिन है। सत्यव्रत जी, एक और बात है कि जो परसेंटेज आया है मतदान का 75% से ज्यादा, इसको लेकर कहा जा रहा है कि इससे जो हार जीत का जो मार्जिन रहेगा बहुत कम हो चुका है। कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन 5 से 10 हजार वोटों की हार जीत रहेगी। ये नहीं, मैं आपकी पूरी बात नहीं सुन पाया क्योंकि नेटवर्क में शायद प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये सब अटकलें हैं और चुनाव एक तरफा है और एक तरफा चुनाव के विश्वास और संघर्ष के चुनाव का विश्वास और कैंडिडेट्स के प्रति अपना जो स्टेटमेंट होता है उससे साइकोलॉजिस्ट पढ़ लेते हैं कि चुनाव किसके बीच है, चुनाव किसके हाथ है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ चुनाव है। उनके प्रत्याशी जो हैं वो भव्य बिश्नोई, वो जीतकर आदमपुर में पहली बार कमल खिलाने का काम करेंगे। इसलिए हम तो पहले से ही आपको भी बाकी सब हरियाणा वासियों को, विशेषकर आदमपुर की जनता को बधाई देना चाहते हैं कि आपने भारतीय जनता पार्टी आपने बड़ा अच्छा मुझे एक लाइन दे दी। मैं यहीं से आगे की बात आगे बढ़ाता हूं जी। उदयवीर जी बधाई दे रहे हैं, वो अभी से ही शुभकामनाएं दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं और अपने लिए सत्यव्रत जी की अभी से ही बधाई है। सबका शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद कि आपने सब लोगों ने बीजेपी को जिता दिया है, जेजेपी और बीजेपी को जिता दिया है। जी, मैं पहले तो आदमपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये जो चुनाव था ये बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। और दूसरी बात, मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो बहुत सही बात कह रहे हैं कि जो चौधर की लड़ाई है, चलो अब ये भी मान गए हैं कि वो अब आईएनएलडी के हाथ में जाने वाली है, आईएनएलडी के पक्ष में जाने वाली है। और मैं ये भी बता देना चाहूंगा, जो कैसे थोड़ा समझाएं कि कैसे कहा आईएनएलडी के पक्ष में। जी, अभी आपको इन्होंने बताया होगा कि भी जो चौधर की लड़ाई है वो भव्य बिश्नोई के बाद आईएनएलडी के हाथ में है, या हरियाणा में आगे चौधर की लड़ाई जो है वो आईएनएलडी के पक्ष में जाने वाली है। अच्छा। वो बीजेपी के प्रवक्ता ने खुद अभी अपने मुंह से बोला है। तो मैं आपको एक बात और कह देना चाहूँगा, देखिए जो बीजेपी के कैंडिडेट है, ये जो चुनाव है ये 75% वोटिंग हुई है, पिछली बार से ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो जब ज़्यादा वोटिंग होती है तो एक चेंज के लिए होती है, ये एक मानने वाली बात है। दूसरा, मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा, ये पारंपरिक यहाँ पे जो लड़ाई है
वो एक बिश्नोई परिवार और आईएनएलडी के वोटरों के बीच है, जो कि शुरू से अब आप आंकड़े देखेंगे तो आंकड़ों से आपको हिसाब लग जाएगा कि या तो आईएनएलडी के प्रत्याशी को वोट मिलती है या बिश्नोई परिवार के। इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, बीजेपी ने किराए का कैंडिडेट ले लिया, हम इस बात को मानते हैं, एक बाहरी किराए का कैंडिडेट ले आई बीजेपी, पर अब वो जो किराए का कैंडिडेट है, वो जो 25-26 साल हो गए जो अपने दादा के नाम पे अभी तक वोट मांग रहे हैं, वो कोई वहाँ पे डेवलपमेंट का कोई काम नहीं कर पाए। अब वो पहले ही कहने लगे कि भाई 500 करोड़ के डेवलपमेंट के काम कर देंगे, अब डेवलपमेंट होगी। क्या बीजेपी पिछले 8 साल से सत्ता में है, उसके साथ अब ये जेजेपी भी आ गई है जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, कोई 8 काम भी नहीं गिनवा पा रहे 8 सालों में जो कर चुके हैं। और मैं बड़े ही विडंबना और मेरे को बड़ी दयनीय स्थिति लगती है जेजेपी की, जो कि इनके बीजेपी के पोस्टरों में इनकी फोटो भी नहीं लगी, तो इनसे पूछा भी नहीं गया कि कैंडिडेट ना, अब तो नजर आ रहे थे पोस्टर्स में फोटो। जी नहीं, आप समझ सकते हैं, कोई एक आधे बाद में विवाद उठने के बाद एक आधे पोस्टर में फोटो लग गई हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि पोस्टरों में फोटो लगने लग गई है। और रहा सवाल कांग्रेस के प्रत्याशी का, जेजेपी का, तो वो एक धोखेबाज कैंडिडेट है। वो शुरू से ही, देखिए आप ये समझ सकते हैं कि वो 5वीं पार्टी है अब कांग्रेस उनकी। वो उन्होंने चौधरी देवीलाल को धोखा दिया, चौधरी बंसीलाल को धोखा दिया, फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी धोखा दिया। प्रत्याशी थे एक दिन पहले वो कांग्रेस के थे, फिर आपको भी कांग्रेस से लेना पड़ा प्रत्याशी। जी नहीं, ऐसा है जी, हमें जो प्रत्याशी चाहिए था वो वहीं का बेटा होना चाहिए, बाल समंद गांव है, आदमपुर का ही होना चाहिए, किसान होना चाहिए, किसान मजदूर का नेता होना चाहिए। हम ऐसा ही प्रत्याशी ढूंढ रहे थे, तो ढूंढना बहुत देर लगा दी देखिए आपने। मैं आपको बता देता हूं, और उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं देवीलाल जी से मिलती रही, और वो आईएनएलडी के संपर्क में किसान आंदोलन से ही आ गए थे। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। धनखड़ जी, आपकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, अभी तीसरे चौथे नंबर पर रख रहे हैं सब लोग, इसकी वजह क्या है? हमें इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आपका भी मैंने 3 दिन पहले देखा था, आप वहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए गए हुए थे जी, और एक वहाँ का बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव था आपकी बार। और आप देखें वहाँ पे एक नारा बड़ा जोर से चल रहा था कि ना हमें कलायती चाहिए, ना हमें विलायती चाहिए। कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई विलायत में रहते हैं, ज़्यादातर बाहर रहते हैं, यहाँ पे अपने बिजनेस सेट करके यहाँ पे कभी कभी आदमपुर की जनता के बीच में आके वो धरती तलाश नहीं पाएंगे। अब की बार उन्होंने रिजाइन करके अब वो अब की बार बिल्कुल इस चीज़ को समझ चुके हैं, पसीना आया हुआ था। इनके ना करने से इनसे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे को पता है कि डरते ही केजरीवाल से हैं, डरते ही आम आदमी पार्टी से हैं, इसलिए बीजेपी वाले तो बात क्यों ही करेंगे। और जहां तक बात है जेपी की, जेपी का तो वहां है ही नहीं, वहां से 100 किलोमीटर दूर किलायत से जाके वो चुनाव लड़ता है, इनको वहां का लोकल कैंडिडेट ही नहीं मिला, तो इसलिए वहां पे ये नारा जोर से चला कि ना किलायती ना विलायती। कल भी बल्कि कुछ लोग, मैं तो आदमपुर से आज ही आ रहा हूं, अभी शाम को ही पहुंचा हूं, चैनल पे ही आया हूं सीधा वहां से, और तमाम आदमपुर का मूड देख के जो आपने शुरुआत की कि 75% से लेके कहीं कहीं 90% तक की वोटिंग गई है, ये जरूर, जो बल्कि आपने ही ये चीज कही, चैनल के माध्यम से ये चीज उठाई गई कि ये हमेशा जब इस तरह की वोटिंग होती है तो रूलिंग पार्टी के खिलाफ नहीं, ये मैंने नहीं कहा सर, ये मैंने लोगों नहीं कहा। ये इनेलो के जो उदयवीर राणा है, उनका कहना है कि जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो फिर उससे बदलाव की खुशबू आती है। लेकिन ऐसा भी हुआ हमारे देश में कि कई बार वोटिंग परसेंटेज बनाए तो उससे जीत के मार्जिन भी बढ़े हैं। और एक और चीज और मैं बता दूं, रिपोर्टर हमारे ये भी कह रहे थे कि जो गांव जहां प्रभाव कुलदीप बिश्नोई का, बिश्नोई परिवार का, वहां और ज्यादा वोटिंग हुई है, तो ये थोड़ा सा यही बात एक बड़ी, वही एक सरप्राइज पैकेज निकल के आएगा। आम आदमी पार्टी का वहां पे सर्वे के तहत सत्येंद्र सिंह को टिकट दी गई थी, ऑफिशियल कैंडिडेट उभर के आया, लोगों के बीच में रहता है हमेशा और लोगों की पसंद थी, उसके हिसाब से डिबेट मैं बैठ के आपके ये चैनल पर ये कह सकता हूं कि 100% जीत हमारी है। जो दूसरी बात यह है कि कुलदीप बिश्नोई ने अभी जिस दिन सीएम मनोहर खट्टर वहां पे बालसमंद में रैली करने के लिए गए, तो कुलदीप बिश्नोई ने एक चीज कही कि भी मेरे काम को कभी अपोजिशन में होते हुए भी सीएम ने मना नहीं किया, फिर छोड़ के क्यों भागे भाई, आपके काम तो हो ही रहे थे। विकास तो वहां से भी हो जाता। मुझे हैरानी इस चीज की बात हुई कि एक स्टेज पर चढ़ के वो इस चीज का दावा करते हैं कि सीएम खट्टर ने तो काम किए तो फिर वहां पे हर गली में पानी की समस्या आती है।
या स्कूल बंद करने की समस्या आती है, ये हमने मुद्दा उठाया था। कुलदीप बिश्नोई ने बाद में जुबान खोली, उससे पहले आम आदमी पार्टी 105 स्कूलों के खिलाफ मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए हमारे कार्यकर्ता वहां से पैदल चल के आए थे और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे के आए थे। उसके बाद में कुलदीप बिश्नोई जागा जब उसको यह पता लगा कि ये तो आम आदमी पार्टी ने मुद्दा उठा दिया, मैं आता हूं बात की। और तमाम वहां पे देखिए शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बेरोजगारी की, किसान आंदोलन का सब इंपैक्ट वहां पे बिल्कुल था। मुद्दे थे। अब वो ये अलग बात है कि कितने मुद्दों पर वोट डला है, क्या कुछ हुआ है, मुद्दों पे वोट डला है और इन्हीं मुद्दों की वजह से आम आदमी पार्टी वहां केवल से ढींगरा जीत जी, दर्ज करके अभी विधानसभा आपके में खत्म थोड़ी हो देर पहले आने से पहले सत्यव्रत शास्त्री जी सबका धन्यवाद कर रहे थे कि आदमपुर की जनता का धन्यवाद कि इतनी शानदार जीत हमको उनकी तरफ से मिलने जा रही है। वो धन्यवाद हम करेंगे कि ऑफिशियली अब हमारा घोषणा होना खत्म हो बाकी है। सके भव्य आदमपुर विष्णु से। भी कह रहे थे कि अब मेरी प्राथमिकता ये काम रहेगा, वो काम रहेगा। इनकी कोई प्राथमिकता वहां पे नहीं केवल है। ढींगरा जी और एक बात और कह रहे थे कि काफी उधारी थी आपके जो उम्मीदवार थे जयप्रकाश, तो इस बहाने कम से कम लोगों की उधारी चुकाने का, लोगों को अपना पैसा लेने का मौका मिल गया आदमपुर में उनके आने से। देखिए जो हमारा कैंडिडेट था वो कांग्रेसी था और वहां से इलेक्शन लड़ रहा था, और जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था वो भी कांग्रेसी था, वो इलेक्शन लड़ रहा था, और जो INLD का कैंडिडेट था वो भी कांग्रेसी था, वो इलेक्शन लड़ रहा था, और उसके बाद जो बीजेपी का कैंडिडेट था वो कांग्रेस से ही गया है, वो भी कैंडिडेट था। यानी आप ये कह रहे हैं कोई भी जीते जीतेगी कांग्रेस। सुनिए, हाँ अच्छा। यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि इन सब से ऊपर भारी कैंडिडेट जेपी हैं वहां के, और जेपी ही जीतेंगे। और ये जो है ना, वजन में भारी बता रहे हैं, वजन में नहीं, आपको मैं आंकड़ों के साथ इस सिस्टम के साथ बता देता हूं कैसे भारी है। जेजेपी का जो कैंडिडेट है उसका तो बीजेपी कैंडिडेट है, उसका अपना तो है ही नहीं कोई भी। उनकी तो बीजेपी जो कैंडिडेट है वो जेजेपी का कैंडिडेट है। बिल्कुल। और जो दुष्यंत जी 2 दिन पहले आए, उन्होंने हाथ उठाकर कहा कि ये जो लोहा गर्म है चोट करने की जरूरत है, ये कह दिया ना उन्होंने। लोहा कौन सा गर्म था और किसको चोट करने की जरूरत है, नासिर जी आपको भी समझना पड़ेगा। नहीं, साफ साफ कहा गया था मंच से कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, एक जोर और लगा दो। बिल्कुल हाथ उठाकर कहा, के लिए हाथ उठाकर ऐसे हाथ उठाकर कहा कि लोहा गर्म है, देख लीजिए। और आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसके ऊपर चोट करने की जरूरत है। उन्होंने तो लगा दी मोहर। अब आप सुनिए दूसरी बात, अब आप आइए INLD पे। INLD के जो कुर्डाराम है वो तो खुद ही गलियों गलियों में जो घूम रहे थे वो खुद ही कह रहे थे कि जेपी भारी कैंडिडेट है। अच्छा, साफ कह गए। और दूसरी बात सुनिए, सतेंद्र जो है वो तो पहले ही खुद ही सरेंडर कर गए थे, अपनी बात में ही ये बात कह गए थे कि हमारे जो लड़ाई है वो बीजेपी और कांग्रेस की है। वो तो आम अपने आप को लड़ाई में ही नहीं मान रहे थे जी। इसलिए सारे के सारे कैंडिडेट हल्के हैं। और जहां तक कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई का सवाल है, जिनकी अंतरात्मा की आवाज ईडी ने जगा दी, जिनकी अंतरात्मा की आवाज इन सब लोगों ने जगा दी जो इनकम टैक्स के नोटिस दिलवा रहे थे, तो उन्हीं ने ही साफ शब्दों में लास्ट मूवमेंट पे आके खट्टर साहब ने कह दिया कि हमारे कैंडिडेट को ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखने का मतलब ये है कि ये हमारा कैंडिडेट ही नहीं है। आप सारी चीजों का आकलन करिए, इनकी वोट कहीं नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जेपी भारी मतों से जीत रहा है और ये हजारों में जीत होगी, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 20,000 से भी ऊपर। ठीक है, मैं भी आऊंगा आपके पास। अब विवेक चौधरी जी के पास चलते हैं। विवेक चौधरी जी, एक तो जरा इस बात को क्लियर कर दीजिए कि दुष्यंत चौटाला जी ने तो खुलकर कहा था कि भव्य बिश्नोई को, इस नौजवान को जिताएं, लेकिन वो अलग तरीके की व्याख्या कर रहे हैं। केवल ढींगरा जी के चोट मार दीजिए, ये क्या इशारे कुछ कर रहे थे, बात कुछ हो रही थी? नासिर जी, कभी तो केवल ढींगरा जी कहते हैं जेजेपी के पास कुछ नहीं है, हाँ। कभी कहते हैं जेजेपी के तो पल्ले ही कुछ नहीं है। आज ये इनको बताना पड़ रहा है कि दुष्यंत चौटाला जी ने क्या कहा और दुष्यंत चौटाला जी ने क्या नहीं कहा। आप देख सकते हैं किस तरह से एक फोबिया इनको हो गया दुष्यंत चौटाला जी का और जेजेपी का, कि ये शुरुआत में जेजेपी और बीजेपी कहने के बजाय ये जेजेपी के कैंडिडेट कहते हुए दिखाई दिए। और ढींगरा साहब
आप इतने ही अगर मजबूत थे, आपने गिनाने का काम किया, फलाना कैंडिडेट भी हमारा, ढमकाना कैंडिडेट भी हमारा। अरे आप अपना कैंडिडेट कलायत से क्यों लेके आए? आदमपुर में कोई कैंडिडेट नहीं मिला क्या आपको? आज कहीं ना कहीं ये तो निश्चित है कि जीत गठबंधन उम्मीदवार की हो रही है। रिजल्ट आने के बाद ये पता लगेगा कि कितने ज्यादा मार्जिन से हो रही है। जिस तरह आज 74-75% के करीब वोटिंग हुई है, उससे साफ स्पष्ट है कि लोगों ने मन बना लिया, जागरूक जनता ने मन बना लिया, आदमपुर के एक एक वोटर ने मन बना लिया कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं इनको सबक सिखाने का, विवेक भाई, गरम लोहा किसका था? गरम लोहे पे चोट लेवल करनी है, बताने क्या का था? ये क्या सोचते हैं, ये किस गरम तरह लोहा किसका था, ये बताएंगे? अरे सुनने का काम कीजिए डीगरा साहब, आपको ना ये गंदी आदत है। नहीं, गरम लोहा कौन सा था? गरम लोहा मैं बता रहा हूँ, आप बताइए ना, गरम लोहा कौन सा था जिसमें चोट करनी बीच थी? में कूदते हैं आप, सीनियर प्रवक्ता है, आपको ये बात शोभा नहीं देती। सवाल और नासिर जी ने मान वही सकता पूछा, हूं, मैंने भी डीगरा आपसे साहब पूछ आप लिया। हार रहे हैं, बौखलाहट होती है, मान सकता हूँ, आपका तो कोई कैंडिडेट मान था सकता नहीं। हूँ। मैं तो सिर्फ गरम सवाल लोहा, पूछ रहा हूं आपसे। सुनने का काम कीजिए ना भाई, गरम मैंने तो लोहा, सवाल गरम पूछा। लोहा था बाबू छोटे बेटा भाई, की अगर जो सवाल का जवाब दे दोगे तो लोगों मैं को भी जवाब समझ में दे रहा आएगा हूँ। ना जो कि गरम लोहा बाबू किसका था। जो बाबू बेटा की चाल थी और जो कांग्रेस खत्म करने के साइड बाबू बेटा लेके जा रहे हैं, वो गरम लोहा था। जो कांग्रेस के हालात आज प्रदेश और देश के अंदर है, वो गरम लोहा था। और गरम लोहा यही है कि भूपिंदर सिंह और हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने जो कांग्रेस का हाल कर दिया, जो वो ताबुक में जो आखिरी कील गाड़ी जाती है, उस कील को गाड़ने का काम कांग्रेस को हरा के करने का निवेदन किया दुष्यंत चौटाला जी ने। आज आप कुछ भी कहिए, ठीक है सर, आज ये साफ स्पष्ट गरम दिखता लोहा इस है बात का था कि क्या? दुष्यंत चौटाला जी के वहां जाने से कितनी बौखलाहट आप में और आपके नेताओं में आने का ना, काम वो हुआ। तो जा नहीं अभी रहे मैं थे, इनेलो के बुलाया गया प्रवक्ता को उनको। भी सुन रहा था, इनेलो के प्रवक्ता और वो तो कहीं ऊपर से ऑर्डर आ गया होगा, जाना ही पड़ेगा, ऐसे तो भेज नहीं। मैं आता हूं अब जनाब, आप ये अगले तो हिस्से में हम और भी कुछ बताइए सवालों कि से एक आगे कोई बढ़ेंगे। ऊपर से ऑर्डर आ गया होगा जाने के लिए। एक और छोटा सा ब्रेक लेना हमारी मजबूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद, सिर्फ कुछ सेकंड्स का ब्रेक है, जल्द लौटते हैं। बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों में एक सवाल यह भी था, जिस बात का जिक्र बार बार बीजेपी उम्मीदवार कर रहे थे, कुलदीप बिश्नोई कर रहे थे, कि अब हमें विकास कराना है, सत्ता से बहुत दूर रहे। तो एक सवाल यह भी उठ रहा था सत्यव्रत शास्त्री जी कि आदमपुर का विकास नहीं हुआ और इसीलिए कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया ताकि वो आदमपुर का विकास करा सकें। और कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे थे कि जब मैंने इस्तीफा दिया कांग्रेस से और अपना विधायक का पद छोड़ा, तो लोगों ने मुझसे कहा कि जिंदगी में सबसे अच्छा फैसला आपने ये लिया है। तो सवाल ये सत्यव्रत शास्त्री जी कि क्या किसी हलके का विकास कराने के लिए, किसी हलके के विधायक को काम कराने के लिए सत्ता पक्ष का होना जरूरी है? क्या उन विधायकों का काम नहीं होगा जो सत्ता पक्ष में नहीं है, जो सरकार में नहीं है? कहता है जी कि जिसकी सत्ता उसका विकास, हाँ, इसको यदि कहीं दूर करने का प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान मनोहर लाल खट्टर सरकार ने किया है। ये मैं नहीं कहता, ये इस छोटे से हरियाणा के कई टुकड़े और कई रंग और कई रूप हरियाणा ने देखे हैं। जहां का मुख्यमंत्री वहां का विकास, ये तो प्राथमिकता है। और लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि सामान्य विकास, सामान्य आवश्यकताएं माननीय मुख्यमंत्री जी सब हलकों में जाकर करने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। लेकिन फिर भी यदि किसी को किसी प्रकार की विशेष आवश्यकता है तो प्राथमिकता उन्हीं को होती है जो पार्टी के लोग होते हैं। उनको दूसरे लोग तो मिलने में संकोच करते हैं, मिलना चाहे तो उनके पार्टी के लोग नहीं मिलने देना चाहते। ऐसा अनेक बार हुआ कि बहुत से विधायक तो इसलिए मुख्यमंत्री से नहीं मिलते कि उनकी पार्टी उनको निकाल ना दे। अच्छा। और इसलिए यदि उनको ये लगा कि आदमपुर का विकास भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है तो उसमें कोई दो राय नहीं, और निश्चित रूप से ये होगा भी। लेकिन प्राथमिकता इस बात की रहती है कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ लगकर राजनीति करेगा तो वो विधायक दल की बैठक में सामान्य गाए बगाए मुख्यमंत्री से मिलते रहते हैं, मिलने का अवसर रहता है, और इसलिए वो ज्यादा काम करवाने की स्थिति में रहते हैं बशर्ते कि विपक्ष के विधायक की। सरकार के पास कोई दो पैमाने नहीं है, लेकिन जब कोई विधायक कोई काम लेकर आएगा ही नहीं, कोई बात बताएगा नहीं, तो सामान्य विकास तो सब जगह होता है,
लेकिन यदि गहराई से बात करनी है तो ये सरकार के साथ होना स्वाभाविक जरूरी होता है। इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई नई परंपरा खड़ी की है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो यह भी कहती है कि जितने सारे आज से मुख्यमंत्री हुए उनसे अधिक विधायकों के काम अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए हैं। अच्छा, एक और सवाल था कि कई बार अपने भाषणों में, अपने बयानों में कुलदीप बिश्नोई ये भी कहते रहे कि हरियाणा में सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल थे, जिन्होंने पूरे हरियाणा का विकास कराया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अपने अपने समय की सबकी बातें होती हैं। माने चौधरी भजन लाल जी के समय में भी हम सब समझते हैं, उस समय कार्यकाल भी लगभग हरियाणा के सब क्षेत्रों में काम होता था, लेकिन फिर भी उनके समय में भी कुछ यदि होता था तो वो अपनी तरफ झुकाव का था, क्योंकि उससे पहले और उसके बाद भी उनको डर था कि यदि मेरी सत्ता न रही तो बाकी लोग यहाँ का काम नहीं करेंगे। लेकिन वर्तमान सरकार के साथ रहने से उसका दोहरा लाभ मिलेगा, ये मैं मान के चलता हूं। विजेंद्र धनखड़ जी, विकास के लिए बीजेपी का यह कहना है कि हम सबका विकास करते हैं, सबके साथ चलते हैं, लेकिन ज्यादा विकास हो, बेहतर विकास हो तो सत्ता पक्ष का फायदा तो मिलता ही है और उसमें कोई बुराई नहीं अगर कोई लेता है तो ये तो सरेआम एक ही चीज है कि भी अगर कहीं सपोज अगर मैं बीजेपी को वोट ना करूं या मेरे क्षेत्र में अगर विधायक करके बीजेपी का नहीं तो इसका मेरा विकास नहीं होगा। स्वाभाविक चीज ये है कि इनको अगर अपना लेंगे तो विकास करेंगे, नहीं तो ये तो टीवी चैनल पे कह चुके हैं। दूसरी बात, आज से पहले के मुख्यमंत्रियों की बताऊंगा कहानी। मैं जिस नारनौल में रहता हूँ श्रीमान जी, यहाँ खेतों में पानी नहीं था, घरों में लाइट नहीं थी। प्लीज हैव पेशेंस, प्लीज हैव पेशेंस, आई नेवर इंटरवीन, प्लीज हैव पेशेंस, प्लीज हैव पेशेंस नाउ। एक चीज नासिर जी, मैं एक चीज मैं बताता हूं, इनके विकास की मॉडल की अगर कोई काट है तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पास में है और ये सारा देश देख चुका है। अगर यूएसए के प्रेसिडेंट यहाँ पे आते हैं, उनकी धर्मपत्नी दिल्ली के स्कूल देखने जाती है, अरे गुजरात के दिखा देते हैं, गुजरात के स्कूल नहीं दिखाया आपने। धनखड़ जी, अरविंद केजरीवाल आए क्यों नहीं प्रचार में? एक भी बार नहीं आए। धनखड़ जी, नासिर जी, मैं वही सवाल, मेरा सवाल है नासिर जी, धनखड़ जी, मेरा सवाल इसी पर भी अरविंद केजरीवाल आदमपुर के चुनाव में प्रचार के लिए क्यों नहीं आए? इनको चुप कराइए, मैं जवाब दूं नासिर जी, मैं जवाब दूं वो क्यों नहीं आए। तय था वहां पे आना, जिस दिन आना था उस दिन गुजरात में एक हादसा हुआ जिसकी वजह से वो गुजरात गए हुए थे, तो वो उन्होंने एक नैतिक जिम्मेवारी की वजह से वो नहीं आए। ये तो इनको पानी की बूंद देने की बात की, चंडीगढ़ में हिस्सा देने की बात की, चंडीगढ़ में हिस्सा देने की बात। एक मिनट सर, क्या इसलिए नहीं आए, क्या इसलिए नहीं आए विजेंद्र धनखड़ जी कि अगर वहां पर आते तो सीधे सीधे सवाल सिर्फ और सिर्फ एसवाईएल को लेकर, पानी को लेकर होंगे तो उन सवालों से बच जाए? नासिर जी, एसवाईएल का मुद्दे का हल भी हम ही करके देंगे। इस 40 साल की बीमारी जो बीजेपी और कांग्रेस ने जो करेंगे तो जो हरियाणा की सरकार इनके पास होगी। दूसरी बात, ये यहाँ पे सोनाबाजी करने के लिए आए हैं। मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। क्या देना है नासिर जी, इनको चुप कराइए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हम ही दे देंगे पंजाब को। डिबेट कराइए, सारा दिन डिबेट पे। एक मिनट सर, एक मिनट। अब मैं सारा का सारा दिन डिबेट करूंगा। जहां तक एसवाईएल की बात है, 2016 में प्रधानमंत्री जी बठिंडा रैली की थी, बठिंडा में खुल के ये कहा था कि 3 नदियों का पानी पाकिस्तान में जाता है, मैं रोक के पंजाब को और जम्मू को, कश्मीर को, इन तमाम, ये आज वो चुप के बैठे और वहां पे कमेटी बनी थी, उस कमेटी के बारे में ये जवाब दे दें मुझे, चैनल पे ये जवाब दे दें इस चीज के ऊपर। राणा जी, एक बात अभी हमारा नहीं है, बोलना चाह रहे हैं, हमारा नहीं है, ठीक है सर। राणा जी, आप इस पर भी बोलना चाह रहे हैं, एसवाई और इस मुद्दे पर भी, अरविंद केजरीवाल पर भी। लेकिन एक बात केवल ठीक कह रहे थे कि आदमपुर से जीते कोई भी होगा वो पुराना कांग्रेस। नासिर जी, मैं आता हूं आपका चौधरी जी। नासिर जी, मुझे कंप्लीट करने देंगे एक बार। ये धनखड़ जी कंप्लीट करिए अपनी बात। ये बीच में बोलते, जहां तक एसवाईएल की बात ये बार बार उठाते हैं, प्रधानमंत्री जी का 2016 का आप तमाम आज भी यूट्यूब पे उनके भाषण मिल जाएंगे और पूरा का पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। आज गूगल के ऊपर है सब कुछ, रिकॉर्ड आप निकाल के देख लीजिए, अभी मैं दिखा सकता हूं। अरे 2022 में इनकी मंशा नहीं है। 40 जब श्रोमणी अकाली दल के बादल साहब की सरकार इनके साथ मिले हुए थे, ऊपर तक बीजेपी की सरकार थी, तीनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। ये जब चुनाव आता तब ये चौधरी जी आपके पास नहीं है इसको सॉल्व करने की।
ठीक जी उदयवीर जी। जी जी नासिर जी, आप एक बार अपना सवाल दोबारा मेरा दोहराएं। नासिर मैं जी, सुन नहीं पाया था। एक तो नासिर जी आपने पूछा कि अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं आए? अरे मैंने जवाब दे देखिए, दिया ना, वो क्यों नहीं आए? गुजरात में अच्छा हुआ था, नैतिक जी, जिम्मेदारी आप मैं- जैसे लोग अरे मिले वो हैं। आज आपके और तो आप बहुत बार-बार- बार- बार-बार- बार- अरे मैंने तो जेजेपी वाले ये बार-बार- वो अरे भैया, बार-बार 2016 की रैली का जिक्र कर रहे हैं। एक इंतकाल एक के के बाद 2022 की रैली का जिक्र आप करेंगे। चुका जा रहा है, आपको तो टिकट आ रही है आज के दिन, आपको तो डंडे दिखा के वहां बैठाया जाता है। 3 दिन तो आपका मुंह नहीं खुला था जब भव्य बिश्नोई का कैंडिडेट वहां से निकला। नासिर जी एक बात, एक सवाल का जवाब आपका तो कोई एक सवाल का जवाब चाहिए। आपके 1000 सवालों के जवाब देने के लिए चलिए हमारे आप पास सुन में लीजिए, जवाब सवाल नहीं सुन था। लीजिए उनका। उदयवीर जी आपके पास आता हूं मैं, जी, जी। बोलिए। हाँ चौधरी साहब। हाँ एक सवाल का जवाब चाहिए। हर सवाल आम आदमी पार्टी की रैली हिसार में होती है, ये 2016 की रैली का जिक्र कर रहे हैं। हिसार में स्टेज के ऊपर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल क्या कह के जाते हैं? भगवंत मान जी कहते हैं कि मीटिंग कीजिए एसवाईएल के लिए, पार्टी बनाने के लिए तैयार। और जब मीटिंग बुलाई जाती है तो वो कहते हैं हमारे पास पानी नहीं है देने के लिए। भगवंत मान जी सीएम बनते हैं। चलिए ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। केवल ढींगरा जी एक मिनट सर, एक मिनट, एक एक करके सवाल है। उदयवीर राणा जी, एक सवाल ये था कि यहाँ पर इस पर भी हम बात कर रहे थे, वोटिंग परसेंटेज को लेकर, हार जीत को लेकर हो रही थी। आपने भी बात कही। एक बात केवल ढींगरा जी ने कही कि सारे के सारी पार्टियों के जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं तो वो सब कांग्रेसी थे, वो अपनी अपनी बातें कहकर गए हैं। उनका ये कहना है कि इन पार्टियों को प्रत्याशी नहीं मिल रहे तो इसलिए कांग्रेस से फिर इन लोगों को लिया गया। देखो नासिर जी, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के प्रवक्ता ढींगरा जी को एक बात याद करवा देना चाहता हूं। और आपने तो रात में प्रत्याशी को लिया। जी मैं एक बात समझा देना चाहता हूं और बता भी देना चाहता हूं। जो जेपी, जो इनके प्रत्याशी हैं, उन्होंने पहली बार चुनाव कौन सी पार्टी से लड़ा, कहां से लड़ा, वो किन के नेतृत्व में लड़ा, क्या इन्हें पता है? और जब वो केंद्रीय मंत्री थे, जब वो कौन सी पार्टी से थे, कौन सी पार्टी के प्रतिनिधि थे? तो ये जो केवल ढींगरा जी भूमिका बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी कांग्रेसी थे, वो भी कांग्रेसी थे, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। अरे ये सारा देश कांग्रेसी था। तुम्हारे कांग्रेसियों के वर्तमान नेतृत्व की कमजोरी बीजेपी के प्रवक्ता को मैं कह देना चाहता हूं, सत्यव्रत जी, आप अपने टाइम में, आप अपने समय में बोलिए। शास्त्री जी मैं आता हूं, उदयवीर जी को। हाँ कांग्रेस के जो कंटेस्टेंट है जेपी, मैं आ रहा हूं सर, आप एक एक करके मैं खुद आ जाऊंगा। मुझे सबकी फिक्र है और मेरी पूरी कोशिश है कि सबको टाइम मिल जाए। बस थोड़ा बहुत कुछ सेकंड का फर्क हो सकता है, किसी को कम किसी को ज्यादा। उदयवीर जी मैं ये बता रहा हूं, जो जेपी जी हैं वो इतना खौफ खाते हैं आईएनएलडी से कि वो वहां खड़े होके स्टेज पे, आदमपुर के स्टेज पे ये बोलते हैं मेरा बागड़ी और गादड़ी के लिए आपसे सवाल है, उस पर मैं आपसे जवाब देता हूं। उनके लिए आज दिग्विजय चौटाला ने एक भविष्यवाणी की है कि इनेलो को 5 से 10 हजार वोट मिलेंगे। मैं आपको ये बात बता देना ज्यादा है, अच्छा, बता दिए। ये जो भविष्यवाणी, विवेक चौधरी कितने वोट दिए हैं इनेलो को? आप लोगों ने, लोग हैं, इनको 6 तारीख को आपकी आप भविष्यवाणी जरूर बुलाइएगा। जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे, जब काउंटिंग हो जाएगी, मैं आपके चैनल पे खुद दोबारा डिबेट करने के लिए आऊंगा और मैं उन लोगों से पूछूंगा जो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 5 से 10 हजार वोट किसके आए। मैं आपको बात बता देता हूँ, 75% सुबह 10 बजे अगर जेपी जी उठ के ना चले गए काउंटिंग में से, और मैं ज्यादा दूर भव्य बिश्नोई को भी नहीं कहता, वो भी 11 बजे तक चले जाएंगे। वहां भी ये नहीं पहुंच पाएंगे। उनके गांव में उनके क्रॉस वोटिंग हो रही है, उनके खिलाफ वोटिंग हो रही है, उनके खिलाफ केवल ढींगरा जी कुछ कह रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको थोड़ी सी बात सुनाना चाहता हूं। ये देखिए, सुनिए जरा, देखिए सुनिए। बिरादरी के चाहिए, लेकिन अखिल भारतीय ये क्या है? सुनिए क्या है ये सर? सुनिए आराम से सुनिए, अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए और आप सुनिए। मुद्दों पर लड़े हो। क्या भारतीय बिश्नोई महासभा का संरक्षक होने के नाते मैं बिश्नोई साथियों से प्रार्थना करने आया हूँ कि साथियों, भूल मत करना, गलती मत करना। कांग्रेस पार्टी है जो बिश्नोई समाज का भला कर सकती है। ये सर केवल ढींगरा जी, ये तो होता है राजनीति में। जब कोई किसी पार्टी में होता है तो वो उस पार्टी को अच्छा बताता है, फिर किसी पार्टी में जाता है तो फिर उसमें वो कमियां निकालता है। आपकी पार्टी में भी बहुत से नेता आते हैं
एक मिनट अब ये सवाल सत्यव्रत शास्त्री जी वो उस बात पर ले जा रहे हैं, ठीक है, मैं समझ गया। आप इसमें ये भी कहेंगे, आप इसमें ये भी कहेंगे कि बीजेपी पर कभी विश्वास मत करना। नासिर जी थोड़ा सा टाइम दे दे प्लीज प्लीज। आप अपने मुंह से बता दीजिए ना। मैं कुलदीप बिश्नोई जी के वर्ड सुना रहा हूँ। 14 में कांग्रेस के खिलाफ, एक मिनट में कुलदीप बिश्नोई जी के वर्ड सुना रहा हूँ। अरे सुनिए सुनिए नासिर जी, ये विश्लेषक बन रहे हैं आपने। एक मिनट सुनिए आप पुरानी बात वही बात तो याद दिला रहे हैं कि बीजेपी पुराना पर कभी पुराना कोई विश्वास गलत मत थोड़ी करना। हो गया। वही कुलदीप बिश्नोई वही बात वही कहानी ये कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसके बीच अरे में कभी क्या मत तुम जाना। व्याख्या करने के लिए बैठे हो, अपने चलिए, बात ठीक रखने है। के लिए बैठे हो? अब आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? केवल ढींगरा जी अब वो बीजेपी में आ गए हैं, अब वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, पहले बीजेपी में नहीं थे। बताना चाहिए ना कि कुलदीप बिश्नोई जी की मंशा क्या है, ये बता रहा हूं, और बीजेपी की मंशा क्या है ये भी पता लग सत्यव्रत जाएगा। शास्त्री जी, वो शास्त्री जी बता देंगे मंशा क्या है बीजेपी ठीक है। की। मैं ये पूछ रहा हूँ नासिर जी जी, ये ढेंगड़ा जी व्याख्या कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला जी की, यह व्याख्या कर रहे हैं कांग्रेस की। मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी दुकान में तो माल रहा नहीं, तुम्हारी नजर दूसरे के ऊपर है। कल तक तुम जेजेपी को कुछ नहीं बता रहे थे, आज जेजेपी के वोटों से तुम जीत करना चाहते हो, तो इसका मतलब तुम तो हार स्वीकार कर चुके। जेजेपी वोट डालेगी तुम्हें तो तुम जीतोगे, ये तो स्वीकार कर चुके ना तुम। और जेजेपी तुम्हें वोट क्यों डाले? तुम्हारे अंदर कौन सी सुगंध आती है? तुम्हारा कौन सा व्यवहार उनके साथ ठीक रहा? और गठबंधन क्यों कमजोर होगा? गठबंधन के लोग आपका साथ क्यों देंगे? इसलिए कि आपको जीत जाए, इसलिए आपने हार तो अपनी पहले ही स्वीकार कर ली कि जेजेपी वोट देगी तो हम जीतेंगे। अरे जेजेपी वोट तुम्हें क्यों देगी? ये मुझे बताइए ना, उसका लॉजिक बताइए ना। दोबारा सुनना चाह रहे हो ये हार जो आप मान रहे हो, ऐसे बोलने से और बात रखने से बात नहीं आती। ठीक है सर। आपके सामने जो बैठे हैं अच्छा एक जो संवाददाता वोट बैठे हैं, उनके पास जितना इतनी मर्जी बुद्धि बोल कौशल है कि वो आपकी बात को समझ सकते हैं ठीक कि जब है। आप ये कह रहे हो अब कि जेजेपी पर एक बात आती है, तो वो आपके लिए कह दिया क्या? तो आपके लिए क्यों कह दिया, जरा आप बताइए। आपकी और उनकी क्या घसाट होगी? एक मिनट सर, एक मिनट आज ताकतवर एक मिनट सर, मैं सवाल करता हूं केवल ढींगरा जी, आप कुलदीप बिश्नोई के पुराने बयान को सुना रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि बीजेपी पर कभी विश्वास मत करना, कांग्रेस ही सबका भला कर सकती है, बिश्नोई समाज का भला कर सकती है। आज कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आदमपुर के साथ हमेशा भेदभाव किया, तो क्या आप वो अब सही नहीं बोल रहे? वो दोगले लोगों को जवाब देगी वहां की जनता, यही तो कह रहा हूं मैं। ये इनके कहने से, शास्त्री जी के कहने से कुछ होगा नहीं। ये जो दोगले लोग हैं, जो अपने आप दोगले साबित हो रहे हैं, इनको जनता जवाब देगी ना, तो जनता ही तो जवाब देगी, और जनता जवाब दे रही है। 6 तारीख को ईवीएम खुलेगी, जनता का जवाब आ जाएगा। तुम दूसरों को दोगला कहते हो। अब तो वोट एक मिनट विवेक चौधरी जी आप भी बड़े एक, आपकी पार्टी पर भी लोगों की नजर है, आपकी पार्टी को लेकर ये भी चर्चाएं थी आदमपुर में कि जेजेपी का रुख इस मामले में अगर बिल्कुल साफ सुथरा रहा, बहुत अच्छा रहा, तो भव्य बिश्नोई के लिए बड़ी आसानी रहेगी। अगर जेजेपी ने कोई अंदर ही अंदर के खेल कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी। तो कैसा रहा मामला? नासिर जी सुनिए, जेजेपी के प्रवक्ता से पहले मैं बोलता हूं जी। हम ये पूछते हैं कांग्रेस से कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि जेजेपी के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने कह दिया कि लोहागढ़ में चोट मार दो। तो मुझे लगा कि आपको जीत नहीं हो रही और आपको नजर है जेजेपी के वोटों पर। तो पहले तो ये बात कहे कि जेजेपी में ताकत है कि नहीं है। पहले तो तुम जेजेपी को ही नकारा मान रहे थे, तो तुम ताकतवर मानते हो कि नहीं मानते? इस बात की तो पूछो पहले ढींगरा जी से। ढींगरा जी, जेजेपी को ताकतवर मानते हो आप? देखिए नासिर जी, पूछ लेते हैं, आज बात पूछ लेते हैं। ये 6 तारीख को सामने आके गिरेगी किसकी कितनी ताकत। यही तो और आपको बता रहा हूं कांग्रेस ढींगरा जी, 20,000 वोट से मजबूत पार्टी मानते हैं आप, हरियाणा में ताकतवर मानते हैं आप जेजेपी। सुनिए, आज की वोट पड़ने के बाद जो 75% वोट पड़ी है, कांग्रेस 20,000 वोटों से ऊपर है, और दूसरे नंबर पे बीजेपी है, तीसरे नंबर पे दूसरी दोनों पार्टियां। जेजेपी के जो सवाल किया गया, अब सर सत्यव्रत जी बोलने देते हैं, विवेक चौधरी को बोलने देते हैं सर, अब उनको ही बोलने दीजिए, कोई मजबूत पार्टी है जी। बोलिए चौधरी साहब। ढींगरा जी बोलिए। ढींगरा जी,
आज अगर आपने ग्राउंड के ऊपर काम किया होता तो आपका कैंडिडेट आदमपुर से ही होता। आप एक काम कीजिए, मेरे को अपने आदमपुर हल्के के हल्का प्रधान का और हिसार जिले के जिला प्रधान का नाम बता दीजिए, आपकी जीत मैं मान लूंगा। आज कहीं ना कहीं जिनके पास संगठन नहीं है, ग्राउंड पे कार्यकर्ता नहीं है, वो चुनाव जीतने की बातें कर रहे हैं। जिनको कैंडिडेट कैथल से लाना पड़ रहा है, जिनको आदमपुर के अंदर कोई कैंडिडेट नहीं नजर आया, वो चुनाव जीतने की बातें कर रहे हैं। आज जिनके तमाम नेता जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में थे, वो प्रचार करने नहीं आते, वो जीतने की बात कर रहे हैं। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पार्टी बितर हो चुकी है और देश के अंदर जो पार्टी विवेक भाई, छोटे भाई, आप हमारी बड़ी चिंता कर रहे हो, हम आपकी चिंता समझ रहे हैं। पार्टी के बारे में बताइए, हमारी बड़ी चिंता कर रहे हो, आपकी असलियत क्या है आप बताने का काम कीजिए। हमारी बड़ी चिंता कर रहे हो, मैं समझ रहा हूँ इस बात बताइए, आपका जिला प्रधान है, आप नाम बताइए। मैं हमारी बड़ी चिंता कर रहे हो, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। देखिए ना, आपने कहा जेजेपी, मैं समझ रहा हूँ। अरे जेजेपी का वोट आपको क्यों पड़ेगा आज के दिन? भाई मेरे, हम समझ रहे हैं आपको, बात बताता हूँ, आपको बड़ी चिंता है कांग्रेस की, मैं समझ रहा हूँ क्यों है। हुड्डा जी को भी यही तकलीफ है और आपको भी यही तकलीफ है कि जेजेपी बीजेपी का गठबंधन क्यों है। सभी कांग्रेस पार्टी के वर्करों को यही तकलीफ है कि जेजेपी बीजेपी का गठबंधन क्यों है। रहेगा क्या? अच्छा, ये गठबंधन कितना मजबूत है? जब तक कि मेरी जिंदगी है, जेजेपी कांग्रेस का साथ कभी नहीं दे सकती। उसका जेजेपी कांग्रेस विवेक चौधरी जी, ये बहुत बड़ी बात आपने बोल दी। चौधरी साहब, राजनीति में बहुत कुछ होता है। काम किया तो दोबारा चौधरी साहब, विवेक चौधरी, राजनीति में कुछ भी हो जाता है। ये समझदारी की बात नहीं करी विवेक भाई, छोटे भाई, ये वो पार्टी है, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने डॉक्टर राजेश चौटाला जी को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जेलों की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमेशा हरियाणा प्रदेश का और देश का नुकसान करने का काम किया। कांग्रेस का साथ जेजेपी कभी नहीं दे सकती, और ये आज की नहीं और भविष्य की भी मैं आपको बात बता। ठीक है सर, अब मैं आता हूं उदयवीर जी। उदयवीर जी, इनेलो के लिए ये चुनाव कितनी अहमियत रखता है? इनेलो के लिए ये चुनाव क्या कोई संजीवनी का काम कर सकता है, या फिर इसका रिजल्ट इनेलो को और हाशिए पर ले जाने का काम करेगा? जी, ऐसा है नासिर जी, ये तो आपने सुन ही लिया, आप डिबेट में आपने बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना और बाकी सभी प्रवक्ता को सुना है, तो उन्हें सबसे ज्यादा चिंता आईएनएलडी की है कि वो आईएनएलडी की तरफ। बीजेपी वाले कह रहे हैं, नासिर जी आप समझिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं बीजेपी का मुकाबला, और चौधर वाले कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला। जो बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि जो चौधर का मुकाबला है वो आईएनएलडी के साथ है, ना कि। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहूंगा नासिर जी, जो आईएनएलडी का आदमपुर में पारंपरिक वोटर था, जो कि जेजेपी के पुराने लुहावने वादों से जेजेपी की तरफ चला गया, तो वो वापस आ चुका आईएनएलडी में। अच्छा। अब आईएनएलडी हरियाणा की जनता का दिल जीतने का काम करेगी इस इलेक्शन से। आईएनएलडी दोबारा से अपना परचम लहराएगी हरियाणा में। और मैं नासिर जी, मैं आपके ही न्यूज चैनल पे अगली बार सत्ता पक्ष की तरफ से प्रवक्ता बैठाऊंगा, और मैं आपसे ये 100% मैं वादा करता हूं कि मैं आऊंगा, और ये जितने जब बीजेपी और जेजेपी के प्रवक्ता यहाँ जो बैठे हैं, जो सबको, जी नहीं, मैं ये गठबंधन वाली जो प्रवक्ता बैठे हैं, जो आप समझ, देखिए आप नासिर जी समझिए कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि जेजेपी का वोटर है वो कांग्रेस को जा रहा है। वो खुद ही एलिगेशन लगा रहे हैं कि जेजेपी हमारी नहीं है। वो बाद में अपनी बात ठीक करने के लिए लीपापोती कर रहे हैं। आप ये बात जेजेपी को समझनी पड़ेगी। आप ये बड़ी हैरानी की बात है, बीजेपी जो भी घोटाले का उजागर करती है, चाहे वो लैंड का घोटाला हो, रजिस्ट्री घोटाला हो, वो सारे के सारे घोटाला, अरे भाई दुष्यंत चौटाला के महकमे में क्यों हो रहा है? क्या आप समझिए जेजेपी को। और ये जो बिश्नोई जी ने, कुलदीप बिश्नोई जी ने इस्तीफा दिया है, आदमपुर की जनता को चुनाव में धकेलने का काम किया है, जो कि कोई जरूरी नहीं था, वो इसीलिए किया है क्योंकि बीजेपी चाहती है कि वो एक और सीट ले ले, तो जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, आप समझिए इस बात को। और जेजेपी से भी मैं ये बड़ा आपने बड़ी, ये बहुत एक बड़ी बात बोली, मैं इस पर आऊंगा। बीजेपी और जेजेपी से सवाल लूंगा। जी विजय धनखड़ जी कुछ कह रहे हैं, मैं आता हूं। ठीक है, हाँ नासिर जी,
बीजेपी के विकास मॉडल को हरियाणा ने 2019 में नकार दिया था। ये 40 सीटों पर आ गए थे, इनके मैक्सिमम मंत्री हार गए थे। जो इनका प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो भी इलेक्शन हार के उसके बाद में इन्होंने उसको अध्यक्ष बनाया था। इसलिए वो हारे इसलिए थे कि लोगों को उनका विकास पसंद नहीं आया था। ये शायद इनको याद होना चाहिए। फिर एक 75 पार का नारा देकर लोगों को गुमराह करने का काम जेजेपी दुष्यंत चौटाला जी ने किया, और लोग अब समझ चुके हैं। वो भी सारी चीज उनको भी नकार देंगे। 2024 आने दो, इनको सारा पता लग जाएगा। और मुझे तो लगता नहीं कि दुष्यंत चौटाला ये चाहेगा कि उसके अगर 1000-2000 वोट होंगे भी उधर जाके आदमपुर के अंदर, वो भी शायद इनके ना दिलवाएं, बीजेपी को शायद वो ना पड़े। और वो क्यों चाहेगा कि कुलदीप बिश्नोई, अरे जिस परिवार का जब चौधरी देवलाल के टाइम से ये एलिगेशन लगाते थे चौधरी भजनलाल के परिवार पे, आज एकदम से वो इनको जिताने का काम कर देंगे। बहुत थोड़ा सा वक्त है, लेकिन एक बहुत अहम सवाल जो उदयवीर राणा कह रहे थे, और बहुत उन्होंने कहा, सत्यव्रत शास्त्री जी आपसे भी और विवेक चौधरी जी आपसे भी, कि इस तरह का एक माहौल बनाया गया, एक रणनीति बनाई गई कि कुलदीप बिश्नोई पर कुछ दबाव डाला जाए। ये बार बार कहते हैं कि उनको ईडी का, सीबीआई का खौफ दिखाया गया। फिर उन्होंने बचने के लिए वो आए, बीजेपी में शामिल हुए, ताकि आने वाले वक्त में गठबंधन तोड़ने में आसानी हो जाए। क्योंकि इस चुनाव के बाद फिर बयानबाजी शुरू हो जाएगी। जेजेपी वाले बीजेपी के लिए कुछ कहेंगे, बीजेपी वाले जेजेपी के लिए क्या कहेंगे सत्यव्रत शास्त्री जी? किससे बात के? ये आप लोगों को लेकर कह रहे हैं इनेलो के प्रवक्ता की एक भूमिका है पूरी, ताकि अब यहां से गठबंधन में दरार आनी शुरू हो जाएगी इस चुनाव के रिजल्ट के बाद। यही कह रहे हैं उदयवीर राणा जी आप? बिल्कुल नासिर जी, अब इनके पास कोई जवाब नहीं है इस बात का। सत्यव्रत शास्त्री जी जब भी कोई प्रवक्ता बोलने लगता है, कोई जवाब नहीं है इस बात का। केंद्र तो भाजपा रहनी है, और जेजेपी और भाजपा में किसी प्रकार का कोई नीतिगत या कोई पॉलिटिकल, पर शास्त्री जी आप तो खुद ही कह रहे थे कि जेजेपी के जो वोटर है वो कांग्रेस को वोट डालेगा। ये तो आपने अभी कहा है। इसमें लेना देना कुछ नहीं है। और जब कल तक तो जेजेपी को लिए पल्ले कुछ नहीं मान रहे थे, आज जेजेपी के गठबंधन से इनको परेशानी हो रही है। तो मैं पूछ रहा हूँ, अब उसका उत्तर मिला नहीं, तो ढेंगड़ा जी ने भी नहीं दिया, इन लोगों ने भी। देखिए शास्त्री जी, हमें कोई गठबंधन से कोई दिक्कत नहीं है। आपकी डबल इंजन की सरकार बने, आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार बने, आपकी 5 इंजनों की सरकार बने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको दिक्कत हो रही है, हमें ये समझ में आ रहा है, हरियाणा की जनता को समझ में आ रहा है। आप खुद समझदार हैं कि आप बिश्नोई परिवार को, जो भजनलाल बिश्नोई ने ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार 2 बार घेरी है, यही सवाल, क्योंकि वक्त की कमी है। विवेक चौधरी जी, आदमपुर का रिजल्ट और इस साल के आखिर से, नए साल की शुरुआत से ये कहा जा रहा है राजनीति में, विपक्षी आपके विरोधी पार्टी ये कह रहे हैं कि यहां से शुरुआत हो जाएगी दरार की, फिर बीजेपी को जेजेपी अच्छी नहीं लगेगी और आपको बीजेपी अच्छी नहीं लगेगी। नासिर जी, ये आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, भूमिका। ये कौन लोग बना रहे हैं? ये वही लोग हैं जो शुरू दिन से एक बात कहते आए हैं, ये सरकार तो 15 दिन चलेगी, ये सरकार महीना चलेगी, ये 6 महीना चलेगी, और आज 3 साल सरकार बहुत ही अच्छे से पूरे कर चुकी है। आज इन लोगों का एक ही काम है, इनके पास ना वोटर है ना सपोर्टर है। लूट योजना हुई है हरियाणा के अंदर। इनका एक देखिए 24,000 चौधरी लोन ले ली है सरकार ने। बनाते हैं, ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है सर, अगर ऐसा हमारे पास समय नहीं है, मैं आखिरी 10 सेकंड में 10 सेकंड में केवल ढींगरा जी, आप लोगों का जीत का दावा है। केवल ढींगरा जी, आप लोगों की जीत का दावा है, कितने वोटों से जीतने की दावा बात कर रहे हैं आप? 20,000 से ज्यादा वोटों से जीतेगी कांग्रेस। और दूसरी बात 20,000 से ज्यादा। और दूसरी बात ये भी कह रहा हूं कि जो किसान को मारा इस सरकार ने, कर्मचारी को मारा इस सरकार ने, ठीक है सर, आम आदमी को मारा इस सरकार ने, बिजनेसमैन को ठीक मारा। है सर। सत्यव्रत शास्त्री जी, केवल ढींगरा 20,000 से जीता रहे अपनी पार्टी को। आप किसकी जमानत की बात करें कि इनकी जमानत नहीं बचेगी? भारतीय जनता, नासिर जी, भारतीय जनता पार्टी आदमपुर की जनता का इसलिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करती है कि उन्होंने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को और कमल के फूल लोग आशीर्वाद दिया है। हम उसका बार बार आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। धनखड़ जी, हाँ, यही बात, किसकी जमानत जब्त आप करा रहे हैं और कैसे अपने आप प्रत्याशी को जिता रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ
थोड़ी सी बीजेपी के साथ है हमारी, बाकी कांग्रेस सीन में थी ही नहीं, इनेलो कभी सीन में थी नहीं, जेजेपी ने इनका साथ दिया नहीं। ये हारेंगे, हम वहां से जीतेंगे 100%। और 6 तारीख को आपके साथ में फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं। देखिए, मैं पहले बीजेपी की बात करें। नहीं सर, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप राणा जी जीत रहे हैं कोल्लाराम। नासिर जी, सोलन की दुर्गति केजरीवाल जी की पूछे क्या? पहले तो मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता को कि वो धन्यवाद करे जाके बिश्नोई परिवार का, जहां पे कभी आदमपुर हल्के में कोई कमल के फूल का बटन भी नहीं दबाता था, तो इस बार लोगों ने बटन तो दबाया आखिरकार। और मैं आपको बता देता हूं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे 20,000 वोटों से ज्यादा जीतो, अगर इनके 20,000 वोट भी आ जाए तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सत्यव्रत शास्त्री जी, विवेक चौधरी जी, आपके और वो तो एक ही है ना, इसलिए मैंने आपसे नहीं पूछा बीजेपी और जेजेपी। हाँ, आप समझदार हैं। धन्यवाद कर दिया सत्यव्रत शास्त्री जी ने। बदल नहीं सकते, वोट पड़ चुकी है भाई। चौधरी जी ठीक है, स्वीकार किया। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, भाई साहब जमानत बचा लेना। आप बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का खबर अभितक के साथ जुड़ने के लिए। सत्यव्रत शास्त्री जी, विवेक चौधरी जी, केवल ढींगरा जी, उदयवीर राणा जी और विजय धनखड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया खबर अभितक के साथ जुड़ने के लिए। और शुभकामनाएं आप सभी को। जीतेगा एक, जो जीतेगा उसको और ज्यादा शुभकामनाएं 6 तारीख को दे दी जाएंगी। लेकिन जीत का दावा सभी का है और चुनाव के मैदान में सभी जीतने के लिए उतरते हैं, लेकिन जीत किसी एक के हिस्से में आएगी। जिसके भी हिस्से में आए, हमारी उम्मीद यही होगी कि वो अपने क्षेत्र का, आदमपुर का बहुत विकास कराए और वहां के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। बने रहे खबर अभी तक के साथ। हर एक खबर के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।